धर्म, अधर्म और जन सरोकार, हर मुद्दे पर होगी बात। पक्ष विपक्ष सबकी जवाबदेही होगी तय। अब न कोई चिंता, न कोई भय, भ्रष्ट लापरवाहों की खड़ी होगी खाट। उपद्रवियों की पंचायत में लगेगी वोट। देखिए पवन की पंचायत मेरे साथ सिर्फ A1 हिंदुस्तान पर। नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। पवन पांडे का आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल A1 हिंदुस्तान। तो साथियों, उत्तर प्रदेश में इन दिनों तनाव है क्योंकि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है और उपचुनाव इस बार जो हो रहा है वो सियासी नारों के बीच हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा बटोगे तो कटोगे के नारे के बाद में अब समाजवादी पार्टी तरह तरह के नारे दे रही है और इसी के साथ एनडीए के प्रमुख घटक दल सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की ओर से पक्ष रखने के लिए उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील अर्कवंशी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका A1 हिंदुस्तान पर। आपको मेरा नमस्कार जी। नमस्कार जी। सुनील जी, उत्तर प्रदेश में तनाव है क्योंकि चुनाव है और चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ उपचुनाव की बात नहीं है, ये वो उपचुनाव है इसमें जिस पार्टी का जैसा प्रदर्शन होगा वो 2027 के विधानसभा चुनाव में उसको एक मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल होगी। आप जो है वो एनडीए के घटक दल हैं, लेकिन अभी जो देखा जा रहा है कि आपकी पार्टी की तरफ से कोई भी व्यक्ति चुनाव में हिस्सा नहीं ले रहा है। एनडीए की तरफ से आपको कोई टिकट नहीं दिया गया है। इसको लेकर आपका क्या जवाब है? देखिए पवन जी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि ये उपचुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कोई भी अपना प्रत्याशी खड़ा करने का कार्य नहीं करेगी। रही बात हमारे एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी खड़े होंगे उनके प्रचार प्रसार के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूरी तरीके से तैयार है और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी लगातार चाहे कटेरी हो चाहे अन्य जो भी विधानसभा में चुनाव हो रहे हैं वहां पर जाकर प्रचार करने का कार्य कर रहे हैं। वहीं पर पार्टी के कम से कम 100 कार्यकर्ता और पदाधिकारी हर विधानसभाओं में लगकर प्रचार प्रसार करने का कार्य कर रहे हैं और वहीं पर राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर जी लगातार प्रचार प्रसार में लगे। तो हमारा कोई भी टिकट को लेकर ना तो हम लोगों ने कोई मांग करी थी, ना ही हमारा कोई प्रत्याशी लड़ रहा है। और हमारा प्रत्याशी का मतलब हम लोग एनडीए के प्रत्याशी को लड़ाने का काम करें क्योंकि हमारा गठबंधन एनडीए के साथ में है। तो हमारा प्रत्याशी एनडीए का है तो हमारा प्रत्याशी है, उसको लड़ाने का कार्य किया जा रहा है। तो हमारी कोई मांग नहीं थी। हम लोग एनडीए के ही प्रत्याशी को कमल के फूल को जो चुनाव निशान है उस पर चुनाव वोट कराने की अपील कर रहे हैं और गांव-गांव प्रचार प्रसार शुरू है हमारा। बिल्कुल। और आपका जिससे मुकाबला है, आपकी गठबंधन का जिनसे मुकाबला है, वो भी एक तरीके से देखा जाए उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी को कोई टिकट नहीं दिया है। एक तरीके से आमने सामने की फाइट है। आप इस फाइट में अपने आप को कहां देखते हैं? क्योंकि आप साझेदार हैं, नफा और नुकसान दोनों का असर आप पर भी पड़ेगा। ये 9 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है, आप कितनी सीटें मान रहे हैं कि आपके परिवार के खाते में आएंगी? क्योंकि बीजेपी के परिवार का आप भी हिस्सा है, इसलिए मैं आपको परिवार शब्द से संबोधित कर रहा हूं। देखिए, आपको मैं साफ तौर से बता दूं, विपक्ष एक आरोप लगाता रहता है कि ये उपचुनाव जो है सत्ता पक्ष का चुनाव होता है। तो विपक्ष पहले ही अपनी हार मान चुका है और आने वाले समय में जिस समय एनडीए के प्रत्याशी सभी सीटों पर जीत दर्ज करेंगे तो ये कहीं ना कहीं ईवीएम का रोना रोने का कार्य करेंगे। तो अभी से ही उन्होंने साफ कह दिया कि ये जब उपचुनाव होता है वो सत्ता पक्ष का चुनाव होता है। सत्ता पक्ष का इसलिए चुनाव होता है क्योंकि सत्ता कार्य करने में लगी होती है। विपक्ष ने तो कार्य किया होता तो उसको सत्ता से जाने का कार्य जनता ही नहीं करती। तो आज की तारीख में एनडीए पूरी तरीके से 9 सीटें जीतने जा रही है। विपक्ष बस आने वाले समय में इस बात का रोना ना रोए कि ईवीएम खराब थी, ईवीएम हैक करा ली गई। इस तरीके के बहाने विपक्ष हमेशा लगातार चला आ रहा है और आगे भी शायद इसी तरीके के बहाने लगाएगा। सुनील जी, 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे जिस तरीके से आए हैं, जातीय कहीं पर ऐसा है दिखा है कि जातीय समीकरण आपके गठबंधन में फिट नहीं बैठ पाए। इसको लेकर अब पीडीए का नारा जो अखिलेश यादव ने दिया है, आपकी प्रतिद्वंदी पार्टी है वो इस पीडीए को और एक कदम आगे ले जाकर अब वो जातीय जनगणना की भी मांग कर रहे हैं। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है जातीय जनगणना को लेकर? क्या जातीय जनगणना होनी चाहिए और होनी चाहिए तो उसकी रिपोर्ट भी क्या सार्वजनिक होनी चाहिए? बिल्कुल, जातिगत जनगणना के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लगातार कार्य कर रही है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के एजेंडे में जातिगत जनगणना है। और रही बात जातिगत जनगणना की, तो अभी तक आपने देखा कि किस तरीके से जो महिलाओं को आरक्षण देने का काम एनडीए की सरकार ने किया। पिछली सरकारें तो उस आरक्षण के ऊपर बात ही नहीं करती थी। तो अब आप
धैर्य रखिए, और जो विपक्ष है मैं उसको कहना चाहूंगा धैर्य रखिए। ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ही जातिगत जनगणना कराएगी। जिस तरीके से महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया है उसी तरीके से जातिगत जनगणना भी होगी। जल्द ही आप देखिएगा उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी पहल करने जा रहे हैं और जातिगत जनगणना बिल्कुल देश में होगी, और आने वाले समय में जातिगत जनगणना की शुरुआत 25 में शुरू हो जाएगी। लेकिन आपके जो पार्टनर है, आपके घटक दल के जो मुखिया कहे जाती है भारतीय जनता पार्टी, उसकी तरफ से ऐसी कोई पहल दिख नहीं रही। वो कोई प्रत्यक्ष तौर पर नहीं कह रहे, कैसे ठसक के साथ कह रहे थे कि अब की बार 400 पार। उतनी ठसक के साथ ये नहीं कहा जा रहा कि हम जातीय जनगणना कराएंगे। दाएं बाएं के जवाब आते हैं। नहीं पवन जी, आप देखिएगा बिल्कुल स्पष्ट है, जातिगत जनगणना और जनगणना देश में जरूर होगी, और आप धैर्य रखिए। और विपक्ष को, मैं तो आपको कहने का मतलब विपक्ष को जो है ये बिल्कुल धैर्य रखना चाहिए। जातिगत जनगणना, देश में जनगणना बिल्कुल होगी, बस थोड़ा सा सब्र रखें, क्योंकि उन्होंने अभी तक, जैसे अभी आप पीडीए की बात कर रहे थे, पीडीए बार बार आप अभी ला रहे थे, जैसा कि समाजवादी पार्टी पीडीए चिल्ला रहे। पीडीए कुछ नहीं है, पीडीए सिर्फ और सिर्फ परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी जो एक उन्होंने बना रखा है, सिर्फ परिवार को डेवलप करना है, परिवार के लोगों को ही आगे बढ़ाना है, बस। इसके अलावा पीडीए कुछ नहीं। पीडीए में अब जब आप 4 साल की सरकार रही आपकी, तब आपका पीडीए कहाँ था? तब कहाँ पिछड़े दलित लोग थे? तब कहाँ अल्पसंख्यक लोग थे? 4 बार आपने सरकार बनाई, मुख्यमंत्री कौन बना? एक ही व्यक्ति मुख्यमंत्री बना, एक ही समाज से मुख्यमंत्री बना। क्या पीडीए में आनी जातियां नहीं आती? तो ये पीडीए इनका छलावा है। हम लोगों का वोट लेकर सिर्फ सरकार बनाने का कार्य करते रहे, मगर इन लोगों ने पीडीए में जो हिस्सेदारी देनी चाहिए थी, चाहे राजभर समाज हो, चाहे हरवंशी समाज हो, चाहे बंजारा समाज हो, चाहे खंगार समाज हो, चाहे बारी समाज हो, चाहे बहुत सी तमाम ऐसी जातियां हैं जो आज तक सत्ता में पहुंचने का कार्य नहीं किया, तो उन लोगों को पीडीए तब नहीं दिखाई पड़ता था। अब पीडीए चिल्ला रहे जो सरकार में नहीं है, तो पीडीए इनका सिर्फ दिखावा है, छलावा है। इस पर कोई कार्य नहीं होने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ वोट लेने के नाम पर पीडीए का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद सभी को भूल जाते हैं। बिल्कुल। और जो बटोगे तो कटोगे को लेकर नारा दिया गया, उसके पोस्टर लग रहे हैं। उसके जवाब में समाजवादी पार्टी के नेता अमित चौबे ने एक नारा दिया, एक पोस्टर लगाया कि मठाधीश जो है वो बांटेंगे और इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। कल उनसे मेरा जब इंटरव्यू हो रहा था तो उन्होंने आपकी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछड़े राजनीति की बात जरूर करते हैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और उनके जो मुखिया ओम प्रकाश राजभर जी, क्योंकि उनका जो विधानसभा क्षेत्र पड़ता है वो आपके ही प्रभाव वाले क्षेत्र में पड़ता है। उनका कहना था कि आप लोग जो है सिर्फ पिछड़ी जातियों को एंगेज रखना चाहते हैं, व्यस्त रखना चाहते हैं, क्योंकि कद्दावर मंत्री जैसा पद आपके पास है, लेकिन जिन जातियों को जितना डेवलपमेंट होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। आप लोग सिर्फ पवन जी, शायद उनको पता नहीं है, पिछड़े में नेता आज माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी जो है पिछड़ों की बात कर रहे हैं, और ये अखिलेश यादव जी को अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि अखिलेश यादव जी कभी नहीं चाहते कि किसी भी कोई भी नेता किसी भी दूसरी जाति का, पिछड़े समाज का, पिछड़े कोई बात ना कर सके आज। इसलिए इनके जो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो सिर्फ ओम प्रकाश राजभर जी के ऊपर इसलिए आरोप लगाने का काम करते हैं क्योंकि वो असली में जो अगर आज पीडीए की बात कोई कर रहा है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी तमाम जातियां जिनको कभी देश की आजादी के बाद आज तक राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिली, उस राजनीतिक हिस्सेदारी दिलाने के लिए उसको प्लेटफॉर्म पे लाने का काम किया। आज आपने देखा होगा किस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी जब जातियों की बात करते हैं तो तुरंत उन जातियों को सम्मान देने का काम करते हैं जिनका आज तक चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे अन्य सरकारें रही हो, कांग्रेस की रही हो, उन लोगों ने नाम तक नहीं लिया। तो असली पीडीए कौन कर रहा है? असली पीडीए की बात तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं। लेकिन सुनील जी, जब अभी शिक्षक भर्ती को लेकर जब विसंगति का मामला आया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी संविधान के मुताबिक जितना परसेंटेज आरक्षण दिया गया है वो उन जातियों को नहीं मिला, इसको लेकर आपके मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से मिले भी थे, लेकिन उसका कुछ खास असर होता हुआ दिखाई नहीं दिया। उस शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों से आप क्या आज कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस पर पहल करते रहते हैं। लगातार इस बात को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से लगातार इसकी चर्चा करते रहते हैं, और जो भी पहल होती है इस पिछड़ों की हिस्सेदारी को लेकर वो पीछे हटने का काम नहीं करते। आपने देखा जिस तरीके से 17 में जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सरकार में थे तो इस बात को लेकर उन्होंने सत्ता छोड़ने का काम किया था कि भाई हम यहाँ पर पिछड़ों को हिस्सेदारी दिलाने के लिए आए हुए हैं। हम जैसे न्याय समिति की रिपोर्ट की बात करने के लिए आए हुए हैं, तो न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने की बात
के लिए आए हुए हैं, तो उन्होंने सत्ता को छोड़ने का क्या, हम सत्ता के यहाँ हमारे लालच नहीं है हमको सत्ता का, सत्ता छोड़ने का काम भी है राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने किया। तो हम लोग लगातार पिछड़ों की मांग को उठाते रहते हैं, लगातार पिछड़ों के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर इस बात को लेकर आगे बढ़ाने का कार्य करते रहते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। लेकिन रोहिणी आयोग जो बनाया गया उसकी रिपोर्ट अभी तक ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है, आप लोग इसको लेकर दबाव क्यों नहीं बनाते हैं? भाई आप भी इसमें एक घटक दल हैं, परिवार का हिस्सा हैं। अगर मुखिया कहीं पर कुछ सुस्त होता है तो फिर उसके जो अन्य सदस्य होते हैं वो कह देते हैं, जैसे छोटे भाई भी अगर मान लिया जाए वो कह देते हैं कि नहीं भैया आप इस समय सुस्त हो, आप इसको लेकर थोड़ी एग्रेशन दिखाइए। वो रिपोर्ट अभी तक ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। नहीं पवन जी, बिल्कुल आपकी बात से हम सहमत हैं। और अब आप थोड़ा सा समय का विपक्ष जो परेशान है इस बात को लेकर कि रोहिणी आयोग के ऊपर, जैसा मैंने कहा ना कि 33% आरक्षण जिस तरीके से महिलाओं को दिया गया है, हमारी जननी को दिया गया है, इसी तरीके से जो अन्य मुद्दे हैं वो इस सरकार में पूरे होने का काम होगा। अब रोहिणी आयोग की बात हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश में न्याय समिति रिपोर्ट की बात करते थे, तो उसी बात को लेकर माननीय प्रधानमंत्री से जब मिले तो उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू करने का काम करेंगे, और उस पर भी कार्य चल रहा है। आपने देखा था अभी 2 से 3 महीने पहले ही रोहिणी आयोग को लेकर भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहल की है और उस पर कार्य चल रहा है, जल्दी से जल्दी लागू होने का कार्य होगा। सुनील जी, महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव है और इसको लेकर कहा जा रहा था कि आपकी पार्टी महाराष्ट्र में भी चुनाव लड़ सकती है, उसको लेकर कुछ क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं आज? बिल्कुल दे सकते हैं, महाराष्ट्र में भी चुनाव लड़ने का काम किया जाएगा और हमारे यहाँ बिहार में भी हमारी तैयारी चल रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बिहार में भी लगातार दौरा कर रहे हैं, बिहार में भी हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी पूरा संगठन हमारी लगा हुआ है। हम लोग लगातार वहाँ रैलियां कर रहे हैं, लगातार हम लोग जो है प्रत्याशियों का जो है वहाँ पर प्रचार चल रहा है। तो हम लोग जब हमारा दल है, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, जहाँ जहाँ हमारी पार्टी काम करे वहाँ भी हम चुनाव लड़ने का काम करेंगे। सुनील जी, 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर एक मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगा इंटरव्यू के इस अंतिम हिस्से में। 2027 को लेकर आपकी क्या तैयारी है? क्योंकि इस उपचुनाव में तो आप फिलहाल नहीं लड़ रहे हैं, जो भी आपकी आपस की जो बात है वो आपका आंतरिक मुद्दा है, लेकिन 2027 का जो विधानसभा चुनाव होगा, ऐतिहासिक चुनाव होगा, इसको लेकर आपकी कितनी सीटों पर तैयारी है? क्या आप इसी एनडीए गठबंधन के साथ ही लड़ेंगे और कितनी सीटों की उम्मीद आप रखेंगे? देखिए पवन जी, 2027 क्या हम लोग लगातार प्रत्येक चुनाव को लड़ने का काम करते हैं। अभी हम लोग जो पंचायत का चुनाव आ रहा है उस चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। पंचायत के चुनाव में हम लोग लगातार, चाहे जिला पंचायत का हो, चाहे प्रधानी का हो, बीडीसी का हो, तो लगातार हम लोग उस पर तैयारी कर रहे हैं। और जब हमारे जिला पंचायत, बीडीसी, प्रधान ज्यादा से ज्यादा जीत कर आएंगे तो 2027 की भी सीटों पर हमारा काम चल रहा है। लगातार हमारे नेता, चाहे आपने देखा होगा पश्चिम में, चाहे मेरठ हो, गाजियाबाद हो, अलीगढ़ हो, इटावा हो, मैनपुरी हो, कराल हो, मतलब तमाम, हरदोई हो, सीतापुर हो, लखीमपुर हो, शाहजहांपुर हो, लगातार पश्चिम में काम कर रहे हैं। पूर्वांचल तो छोड़ दिए, पूर्वांचल में तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का आप कार्य देख ही रहे। तो अब इन जनपदों में जब हमारा कार्य हो रहा है, यहाँ हमारे पदाधिकारी है, यहाँ कार्यकर्ता है, यहाँ हमारी टीम है, तो यहाँ से भी प्रत्याशी लड़ाने का काम किया जाएगा। क्योंकि जब हम जहाँ मजबूत होंगे तो हम वहां पर भी प्रत्याशी उतारने का काम करेंगे। तो अभी हमारा फोकस पूरा चल रहा है पंचायत चुनाव को लेकर, जो त्रिस्तरीय चुनाव आ रहा है उसको लेकर चल रहा है, और 27 की भी तैयारी हमारी उसी से निकल कर आने का कार्य होगा। सुनील जी, एक सवाल थोड़ा राजनीति से इतर आपसे पूछते हैं, क्योंकि हम लोग समाज के हिस्से भी हैं, एक जागरूक नागरिक भी हैं, जिम्मेदार नागरिक भी हैं समाज के। आपको लगता है कि जिस तरीके से ये राजनीति जाति वाली चल रही है, आप भी पिछड़ी जाति की राजनीति करते हैं, ये जाति ज्यादा करने से ऐसा नहीं लगता कि सामाजिक दायरे पर जाकर समाज में जातीय संघर्ष आगे चलकर हो सकता है? नहीं, देखिए आज कोई नई चीज नहीं आई है। जाति तो लगातार आपने देखा कि किस तरीके से आप तहसीलों में जब जाति का ठप्पा लगाकर बंद कर दिया जाएगा, जिस दिन उस दिन ये जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी। तो अभी तो आप ना तो आज ये शुरू हुई है और ना ये पहले लगातार चलती चली आ रही। तहसीलों में ही जाति का ठप्पा लगा कर दिया जा रहा कि आप अरवंशी जात के, आप खंगार जात के, आप बारी जात के, आप प्रजापति जात के, आप कश्यप जात के, आप ब्राह्मण जात के, सभी का आपने देखा तहसील से ठप्पा लगाकर। तो जाति का कोई ये नई चीज नहीं है। और रही बात जाति का समीकरण की, तो पूरे देश में आपने देखा कि किस तरीके से, चाहे प्रदेश को लेकर देख लीजिए आप, कोई ना कोई, अब जैसे अभी आप पीडीए की बात कर रहे थे, जैसे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपने देखा किस को टिकट सबसे ज्यादा देने का काम करते हैं। तो जाति कोई आज नई चीज नहीं है और कोई ऐसी बात नहीं है कि जो हम लोगों में भाईचारा है। चाहे आपने पीडीए का नाम तो वो दे देते हैं, आप बताइए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और ये सामान्य वर्ग के लोग कहाँ जाएंगे?
आपने सामान्य वर्ग को तो किनारे कर दिया। तो वो तो ए वाले अपने अक्षर से सबको समेट लेते हैं, वो इसे आदि आबादी नहीं, सबको समेट लेते हैं, मगर हिस्सेदारी वो ऐसे अल्पसंख्यक भी कह देते हैं। पवन जी, जब हिस्सेदारी देने की बात आती है तो ना अगड़ा को हिस्सेदारी देते हैं, ना पिछड़े को हिस्सेदारी देते हैं, और ना ही अल्पसंख्यक को हिस्सेदारी देते हैं। वो समेट तो सबको लेते हैं, वो अपनी सरकार बनाने के लिए समेटने का काम करते हैं। हिस्सेदारी जब देने की बात आती है तो आपको पता है वो किसको हिस्सेदारी देते हैं। लेकिन एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि आगे अगर मौका मिलता है तो क्या सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या राजभर समाज से अलग भी कोई व्यक्ति हो सकता है? नहीं नहीं, बिल्कुल हो सकता है। ये तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी दल है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी सामाजिक संगठन नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव होता है, सब लोग सर्वसम्मत से चुनाव होता है। चुनाव होने में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो साफ तौर से नाम मांगते हैं कि भाई कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोई राष्ट्रीय प्रमुख, महासचिव, सबका जैसे ऐसे ना होता तो मैं सुनील रघुवंशी राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर वहां थोड़ी ना होता, वहां पर भी राजभर समाज के कोई ना कोई बैठे होते। तो सभी को मौका दिया जाता है, वहां चुनाव होता है, तो बिल्कुल हो सकता है। इसमें कोई साफ बिल्कुल किया हुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि भाई पार्टी है, ये मेरी पार्टी जरूर है, मैंने इसका गठन जरूर किया है, मगर गठन कहीं ना कहीं खाली अकेले नहीं, इसमें माननीय संतोष पांडे जी का भी योगदान है, माननीय पीयूष मिश्रा जी का भी योगदान है, माननीय हमारे शालिक यादव जी का भी योगदान है, सभी का योगदान है, तब ये जाके पार्टी खड़ी हुई। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी चुनाव होता है, इसमें सर्वसम्मत से हम लोग चुनाव जब होता है तो चुनने का काम करते हैं। सुनील जी, एक अंतिम सवाल, ईमानदारी से 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हो रहा है, आप अपने परिवार के लिए कितनी सीटों पर मजबूत दावेदारी देख रहे हैं? 9 में से कितनी सीटें? देखिए, एनडीए परिवार पूरी तरीके से 9 सीटें जीतने जा रहा है, और इस बात को मैं आज सुनील जी नहीं कहना है, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आएंगे उस दिन मैं आपके साथ 10 मिनट और बैठूंगा। मैं वही पवन जी, मैं उसी बात को कह रहे, जिस दिन ये रिजल्ट आएगा उस दिन मैं विपक्ष के साथियों से ये कहूंगा कि वो ईवीएम का रोना ना रोएं, वो बाद में ये ना कहें कि ईवीएम हैक करा ली, ईवीएम खराब थी, इस तरीके का रोना ना रहे, क्योंकि जनता इनकी 2024 का जो चुनाव इन्होंने लड़ने का काम किया, जो जिन सीटों पर जीतने का काम किया, जनता को गुमराह करने का काम किया। अब आप बताइए, अभी तक आप कहते थे कि संविधान खतरे में है, 2024 से 25 शुरू होने वाला है, कहां से संविधान खतरे में? अब आपने सीट जीत ली तो संविधान सुरक्षित हो गया। संविधान तो पहले से सुरक्षित है। आपने जो बात बताने का कार्य किया, आपने कहा था कि खटाखट आपके खाते में पैसा आने लगेगा, कहां चली गई आपकी वो बातें? तो जनता समझ चुकी है। आज एनडीए की जो सरकार चल रही है उसको ये 9 सीटें जनता जिताने जा रही है। आप आने वाले समय में देखिएगा, मगर हम विपक्ष के साथियों से ये कहेंगे कि इस बात का रोना ना रोएं कि ईवीएम खराब थी या ईवीएम हैक कर ली गई। बिल्कुल सुनील जी, बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपका जो दल है, आपका गठबंधन है, वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करे। इलेक्शन के नतीजे वाले दिन एक बार फिर आपके साथ बैठेंगे। इतनी बेबाकी से आपने हर सवाल का जवाब दिया, हमारे चैनल के साथ आप जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया सुनील रघुवंशी जी। नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील जी, बेबाकी से जवाब दिए हैं। अब नतीजों वाले दिन देखेंगे कि जो आज उन्होंने बातें कही हैं, जनता ने उन पर कितना भरोसा जताया है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।